बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। साल नौ का ये पहला प्रोग्राम है। कोशिश ये थी कि कुछ अच्छी बातें जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर उभर भी रही हैं, उड़ान पाकिस्तान की सूरत में शायद उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ये सब कुछ तय कर ही रहे थे कि हमने देखा कि सिंध असेंबली में अचानक से हंगामा आराई शुरू हुई, शोर शराबा शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों की जानिब से धुआंधार गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। उधर MQM कहती दिखाई दी कि हमें बात नहीं की मतलब मना किया जा रहा है, माइक बंद किए जा रहे हैं और फ्लोर ऑफ दी जो हाउस है उस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो मैंने सोचा कि भाई सिंध असेंबली में ये शोर हंगामा आखिर हो क्यों रहा था, वजह क्या बनी। तो फिर याद आया कि गुज़िश्ता दिनों मेयर कराची को याद सता रही थी अली खुर्शीदी साहब की, जो कि ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के अंदर, और आज भी वही शोर हंगामा कर रहे थे और वॉकआउट कर गए ऐवान से सारे MQM के लोगों को लेकर। मेयर कराची क्या कह रहे थे पहले वो सुनवाएं, फिर जरा आपसे बात करवाते हैं अली खुर्शीदी साहब की। अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक तो सियासी जमात से है जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। पहिया बंद हड़ताल का भी नाम सुना था आपने? जो ये मौजूदा नस्ल बैठी हुई, ये बच्चा बैठा है, इसे नहीं सुना होगा क्योंकि इसने MQM के दौर में जन्म नहीं लिया, इसने बिलावल के दौर में जन्म लिया है और बिलावल के दौर में पहिया जाम स्ट्राइक नहीं हो रही। ये जो बोरी बंद लाशों का कल्चर है वो ख़त्म हो गया है। 12 मई जैसे वाक़यात, सानह बल्दिया जैसे वाक़यात अब नहीं हो रहे। तो ये सारा कच्चा चट्टा है जो कि बात कह रहे थे मेयर कराची, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, मैंने कम चलाया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अली खुर्शीदी, ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। अली साहब थैंक यू वेरी मच। आज आप एक मरतबा फिर बड़े गुस्से में दिखाई दिए अली, और मैं डर रही थी बुलाते हुए भी कि वो ऐसा ना हो कि यहाँ तक वो गुस्सा आ जाए। क्या वजूहात थी, इतना शोर, इतना हंगामा, इतना गुस्सा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे आज साल का पहला हमारा, आप समझ लीजिए कि असेंबली का पहला दिन था। और एक बुनियादी नुक्ता देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो असेंबली है ये अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो है वो इसकी कॉम्पोजिशन होती है। और अवामी नुमाइंदों का काम ये होता है कि अगर कोई अवामी इश्यूज़ हैं तो उनको टेकअप करने के लिए दिस इज़ द राइट फोरम। सबसे सुप्रीम हमारे पास फोरम जो मौजूद है इस सूबे में वो है सिंध असेंबली। अब अगर सिंध असेंबली में एक अवामी मसला, और अवामी मसला ऐसा मसला कि जिससे लाखों घर मुतासर हों, मैं बात कर रहा हूँ ये जो फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट आए, इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट आए हैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के, उसमें ऐसा लग रहा था इंप्रेशन, बल्कि मैं तो बड़ी कन्विक्शन से, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली कि बड़ी कन्विक्शन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि शहरी सिंध के बच्चों के साथ इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक पॉलिसी चल रही है अनहिडन अनडॉक्यूमेंटेड, मगर तरीका वारदात ये है कि इन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, मेरे पास नंबर्स हैं ये बात प्रूव करने के लिए, मैं कोई ऐसे ही कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। एक बच्चा जो मुख्तलिफ वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, एक बच्चा है, बच्ची है, वो 90% लेती है मैट्रिकुलेशन में, और उसको फिर फर्स्ट ईयर में 53% करके और उसको फेल भी कर दिया जाता है। हाँ। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंदाज से ये बोर्ड्स रन कर रही है सिंध हुकूमत वो मज़ाका खेज है। और इन्होंने इसी बात का सहारा लेके कि कोर्ट के स्टे पर अफसरान लगे हुए हैं, हम हटा नहीं सकते हैं, ये तो कोर्ट बीच में आ जाती है। तो भैया ये सिंध असेंबली का जो ऐवान है ना, ये अंडे छोले बेचने के लिए थोड़ी है भाई इसमें कानून साजी ऐसी कीजिए कि उसमें शकम ही ना मौजूद रहे। आप इंतजामी तौर पर इन इदारों को ठीक नहीं करना चाहते हैं, और इस टाइप की जब सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो ये मलबा उठाकर हुकूमत डाल देती है उन अफसरान पर जिनका कोई लेना देना अली, आप बिल्कुल बात सही करें, लेकिन इस बात पर शोर हुआ, बात आपको गुस्सा किस बात पर आया? एग्जैक्टली देखिए, हम इस बात को असेंबली में हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर इंटरमीडिएट के इशू को आप असेंबली में उठाना चाह रहे थे। हमने टेकअप करने की कोशिश की, और वहां से एक रऊनत भरा रवैया, मतलब ये काम तो डिक्टेटरशिप में होता था कि नहीं जी मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। भैया हम शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, आपको कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर है वो हमें डिक्टेट, वो बेचारे खुद डिक्टेट हो रहे थे। मतलब इस डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हाउस का डेप्यूटी स्पीकर होता है, वो बैठ के हुकूमत से डिक्टेशन ले रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो कोई पर्ची वाला सिस्टम चल रहा है, वो उनको कहा जा रहा है, जो पैगाम उन तक पहुंच रहा है वही काम हो रहा था। तो आप जब स्पीच कर रहे थे आपको ये बात नहीं कहने दी गई? बिल्कुल भी नहीं कहने दी गई, मेरा माइक बंद किया गया। और यकीनी तौर पर हमारे जो मेंबरान हैं
सूबाई असेंबली के, वो इस मसले को टेकअप करना चाह रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वैसे तो वज़ीर आला साहब के पास है, मगर कोई मिनिस्टर उठ के जिम्मेदार, वैसे तो जिम्मेदार मिनिस्टर मिलेगा नहीं इस काबीना में, मगर जो भी मिनिस्टर या वहाँ अवेलेबल थे वो कम से कम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते। उन्होंने बात नहीं करने दी। शहरी सिंध के कराची स्पेसिफिक एक मसला था, उसको उन्होंने फ्लोर पे डिस्कस नहीं होने दिया। ये था हमारा बुनियादी नुक्ता। इस पे हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया असेंबली में, क्योंकि फिर असेंबली ऐवान और ये सारी चीजों का फिर फायदा क्या है? अगर अवामी इशू उस पर टेकअप नहीं होगा, उस पर बात नहीं होगी, तो फिर हम नहीं करेंगे, हम बाहर निकले फिर हम। लेकिन अली देखें, आप ये बहुत ही जेन्युइन इशू है जो आप बात कर रहे हैं, और जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ हमें पहले ही पता है कि हाल बदहाल है। गो के हमें पता है कि फेडरल के अंदर आप ही के पास एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, खालिद महमूद आप उसको होल्ड कर रहे हैं। क्या इशू है इंटरमीडिएट का? आप लोगों ने अभी तक इसको कैसे रीड आउट किया है? वेल देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो जितने भी बोर्ड्स रन हो रहे हैं ना, ये एडहॉकिज्म पे रन हो रहे हैं। किसी अफसर को लगा दिया जाता है, किसी उसमें, क्योंकि कोई एक्ट में कोई स्पेस मौजूद नहीं है कि ये मैकेनिज्म अडॉप्ट होगा और उस पर इंटरमीडिएट बोर्ड या दीगर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, उसमें जो है वो तैनाती की जाएगी कंट्रोलर की, उसके रजिस्ट्रार की, शख्सियत परस्ती पर वहां पे लोगों को लगाया जाता है। वहां पर पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद पे लगाया जाता है। अच्छा, वो पसंदीदा जिस वक्त तैनात किया जा रहा था पसंदीदा होता है, जब वो पसंदीदा अपनी चलाना शुरू कर देता है तो वो उसको जो है हटाने की कोशिश की जाती है। जब उस पसंदीदा अफसर को, जो कि नापसंदीदा हो चुका होता है, उसको हटाने के लिए हुकूमत जैसे ही कोई नए अफसर को तैनात करती है, वो कोर्ट जाता है, स्टे लेकर आ जाता है। मतलब हम शहर कराची के मुस्तकबिल के मेमारों के साथ, और फिर कराची तक कश्मीर, ये मैं मसला बताऊंगा, मीरपुर खास में ये मसला, सक्खर में ये मसला है कि वहां पर जो है वो इस अंदाज से तैनातियां होंगी। आपके कानून में सिकम मौजूद है, उस सिकम का फायदा उठाते हैं अफसरान। भाई अफसरान भी तो सिंध हुकूमत के ही है ना, लेकिन देखिए अली, असल में जेन्युइन तो इशू ये है ना कि इन बच्चों की परसेंटेज कम कर दी गई, इनको फेल कर दिया गया, फिर ये ज़ाहिर है दोबारा इनकी एनरोलमेंट होना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। प्री इंजीनियरिंग में 29% है पासिंग रेशो, ठीक है, और उस पासिंग रेशो में भी सी ग्रेड और बी ग्रेड ये वाला सिलसिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इंटर करके बाहर निकलेगा बच्चा प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के लिए किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या मेडिकल यूनिवर्सिटी, जब ये बात हो रही थी ना, मैं इसलिए आपकी कथा कलामी करते हुए बोल रही हूँ, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने तो वो फेल ही होंगे। ये उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। अच्छा, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि पिछले साल की बात है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है कराची में, एनएडी यूनिवर्सिटी, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आप प्रोपोर्शन निकालेंगे ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, यू विल कम टू द कंक्लूजन के जो कराची के बच्चे हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने का जो पैमाना था, वो परसेंटेज थी, प्रोपोर्शन था, वो ज्यादा था। अच्छा। लड़काना या दीगर इदारों से जो बच्चे आके उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था वो फेल हो गए थे। A1 था, वो फेल हो गए थे। ये सी ग्रेड थे, ये बी ग्रेड थे, ये पास हो गए थे। इसका मतलब है एक बाय डिजाइन सिस्टमैटिक अंदाज से इस शहर के बच्चों के साथ ज्यादती ये की जा रही है कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, रुकावट हायल हो रही है। और ये सारी रुकावट सिंध हुकूमत में तो खुल के बोल रहा हूँ, ये बाय डिजाइन सिस्टमैटिक अंदाज से इन शहरियों के साथ, भाई नौकरी इन्होंने शहर वालों को देनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है, हेल्थ की फैसिलिटीज आपके सामने, तालीम का मेयार आपके सामने, आप बचा था बोर्ड्स में उन्होंने ये चलाकियां करके, मतलब हमें क्या समुंदर बुर्द करना चाहते हैं? ये इस तरह चल नहीं सकता। इसी बात को बुनियाद बना के सिंध असेंबली में आज हमने बात करने की कोशिश की, उस पे हमें रोका गया, हमने रोकने पे हमने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया और शहरी सिंध की नुमाइंदगी की, और फिर निकल के बाहर हमने मीडिया से बात की और हमने बतलाया कि हमारी वजह क्या थी ये सारे प्रोटेस्ट करने की। दूसरी बात ये जो आपने इंट्रो में मेयर साहब का, मैं अभी आती हूँ उस पे, अली इसी पे रुक जाए ना। देखिए, जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आप समझते हैं कि आप भी अपने चेयरमैन से बात करेंगे जो कि आपके पार्टी के चेयरमैन है, कि वो इस बाबत चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जब इजलास होते हैं बड़े जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, काबीना के लोग बैठते हैं, तो कम से कम वो वहां पर ये पुटअप करें क्वेश्चंस के इस तरह के बोर्ड्स के हवाले से जो आप कह रहे हैं, कोई मैकेनिज्म तरतीब दिया जाए। आपको लगता है कि पार्टी के सरबराह की तरफ से भी आवाज? 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक होगी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एम्ब्रेला तो फेडरल की आएगी ना अली, ऐसा तो नहीं है। मैं ये गुजारिश करने लगा हूं ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेडरल मिनिस्टर कैन नॉट इंटरवीन। आई एग्री विद योर पॉइंट। हाँ, अगर प्यार मोहब्बत से बुला के बात कर ली जाए और उस पर वो आ जाए तो उनकी मेहरबानी। अगर नहीं आएंगे उस मीटिंग में तो तब भी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना, ही हैज नथिंग टू डू विद प्रोविंशियल पॉइंट। सिर्फ करिकुलम की मिसाल सामने आपके, आप पिछले हुकूमत में आपने देखा होगा कि क्या मजाक हुआ था। हर सूबे ने बोला था नहीं भाई हम सिंगल करिकुलम के अगेंस्ट हैं।
तो ये वाली सूरत हाल है। देखिए, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी ये यहाँ पर ये महकमा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे नहीं आता। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का पूरा एक महकमा मौजूद है, वजारत मौजूद है। एक वजीर साहब थे, उनको हटा के सीएम साहब ने खुद ले लिए ये वजारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा काम वजीर आला सिंध की नाक के नीचे हो रहा है। अगर मैं सिंध हुकूमत कह रहा हूं तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। भैया, सिंध हुकूमत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वजीर आला सिंध साहब, उनकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के साथ जो है वो जो ज्यादती हुई है, भाई ये स्क्रूटनी का अमल तेज करे। पता चला इसमें भी 4 महीना लगा देंगे तो आगे बच्चे का तो मुस्तकबिल फारिग हो गया। वो तो ऑलरेडी बच्चों का सारा स्टेक पे लगा हुआ है ना सारा। पिछले साल भी ये काम हुआ था, पिछले साल भी ये काम हुआ था। कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी, बिल्कुल स्क्रूटनी किया गया था, उसमें से पता चला इतने बच्चों को 300 बच्चे जो थे बिल्कुल मार्क्स दिए। तो भाई ये सिलसिला आपने देखे, ये आगे ना हो, पहले तो इसका मैकेनिज्म बना लिया जाए। और अभी जो जिन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, 29% पासिंग रेशो है प्री इंजीनियरिंग का कराची के बच्चों का, 33% है प्री मेडिकल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाकी बच्चों का क्या कसूर है? और जिस अंदाज से इन्होंने, भाई ये जब स्क्रूटनी का वो करते हैं ना, चेक कर रहे होते हैं, रीचेकिंग का जो अमल होता है, उसमें क्या हो रहा होता है, कितने नंबर्स उस चेकिंग वाले ने नंबर्स उसको दिए हुए, वो उसको सिंपल मैथ्स में ऐड करके बता रहे होते हैं, जी आपको 33 नंबर मिले, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। टेक्निकली कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। अब मैंने सुना तो है, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है यहाँ पे कॉपियों की रीचेकिंग कैसे होती है? धत्ते के धत्ते जाते हैं, पर कॉपी आपको 100 रुपया मिलता है। वो क्या रीचेक करते हैं ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये सिस्टम जो एजुकेशन का है, इसमें तो बहुत डिबेट करने की जरूरत है। एंड मैं अप्रिशिएट ही करूंगी कि कम से कम चले आपने इस पर आवाज जरूर उठाई, एक अच्छी अलामत है। ज़ाहिर है, जब आपने अभी तस्करा किया अपने दोस्त पेयर कराची का, जो कि मुसलसल बुनियादों पर शहर की ब्यूटिफिकेशन पर काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको एक स्लॉट खाली हुआ था सुबह 11 बजे का, जिस पर एक ज़माने में कोई हाफिज नईम साहब होते थे, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। स्लॉट खाली था, आपने फिल कर दिया। बाप भी कभी कभी उठते हैं 11 बजे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंध हुकूमत के नाम की, और सो जाते हैं जाके। वेल देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये मेयर साहब ने जो कल बातें की ना, बड़ी मज़ा का खेस लगी। भाई आज के नौजवान को ना लियारी गैंग वॉर का भी जो है ना उसको भी नहीं पता। ये जो सो कॉल्ड, ये जो कल हमें समझा रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज के बच्चों ने वो जो लाशों पर गर्दनों से वो सर काट के जो फुटबॉल खेले जाते थे ना, तो वो भी नहीं देखा है आज के बच्चे ने। तो ये वाली बातें ना करें। उनके पास अगर 2 गाने ना, तो हमारे पास पूरी फिल्म मौजूद है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मत छेड़ें, मतलब हम शरीफ हो गए तो इसका क्या मतलब है? आपका जो दिल में आएगा पूरी बात बोले ना, आप शरीफ हो गए तो क्या मतलब है? अब पॉइंट इतना सा है कि भाई उनके जो काम है ना करने के, आप वो करें, आप वो काम कर नहीं सकते। अरे मेरी बात सुने, देखें आपसे मेरी हमेशा इस बात पर बहस होती है। आप जाके देखें, कल भी उन्होंने 3 ग्राउंड्स इफ्तिताह किए, वहां जा रहे हैं, फीते कट रहे हैं। रात को पूरे शहर कराची की रोशनियों से भरपूर तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई जाती हैं, टैगिंग होती है, आपको नजर नहीं आता, हैशटैग चलते। जिस क्वांटम ऑफ वर्क की इस शहर कराची को जरूरत है, ये अगर अगले 50 साल तक भी मौजूदा मेयर इसी अंदाज से काम करते रहेंगे ना, तो कराची की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकती। ये है कड़वी हकीकत। हाँ। इस निज़ाम में इतनी जान ही नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। वो बात ये है कि उनकी मार्केटिंग टीम अच्छी होगी, वो बना लेते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, बड़ा सीनियर वजीर साहब है, मीडिया भी बड़ा घबराता है उनके बारे में। शर्जील इनाम मेमन साहब के बारे में। मीडिया क्यों घबराता है भाई? 15,000 बसों की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक कहता है इस शहर में। खुद वजीर साहब ने अपनी काबीना में बताया। जा रहे हैं आप कौन से ख्वाबों ख्यालों में बैठे? अपनी काबीना के इजलास में खुद उन्हीं वजीर साहब ने काबीना को बताया कि शहर में वर्ल्ड बैंक कहता है 15,000 बसों की जरूरत है। 16वां साल इक़्तिदार का 1600 बसें नहीं लाई हैं, मगर जी हमने ये बस चला दी, हमने वो बस, वो दो बसों पे रूट लगा के इन्होंने ऐसे इफ्तिताह करने का ठेका ले लिया है। भाई इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है, आप वो नहीं दे सके। आपने सिंध असेंबली में आवाज उठानी है, विच इज फेयर, और आपको उठानी चाहिए, और आपको यही आपका काम भी यही है ओरिजिनल, अगर हम देखें आपको। लेकिन जब हम डिलीवरी की तरफ आते हैं ना, तो वो फिर ग्रास रूट लेवल पर वो चीजें नजर नहीं आती। आपको लगता है कि अपोजिशन के हैसियत से आप कुछ भी शहर के लिए नहीं ले पाएंगे सिंध हुकूमत से? बदकिस्मती है जनाब कि पिछले 16 सालों से शायद कराची, या मैं शहरी सिंध की बात कर लूं, इस सूबे की हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरे पास लॉजिक है। अली नहीं करे ना ये बात, मैं आपको रोक रही हूं ना। आप चीफ मिनिस्टर को सुने, आप मेयर कराची को सुने, आप इंटीरियर मिनिस्टर को सुने, आप जिसका दिल चाहे उठा के सुन लें। आपने अभी वजीर ट्रांसपोर्ट की बात की है, वजीर जो बल्दियात है उनको सुन लें, वो सब कह रहे कराची ही हमारी प्रायोरिटी है। और जो आज हम कराची को डिलीवर कर रहे हैं ना, कोई माइका लाल पिछलों में भी नहीं कर सका और आइंदा भी नहीं कर सकेगा। 16 सालों में इस शहर में एक बूंद पानी इंजेक्ट नहीं कर सके, मगर सिंध हुकूमत जो है वो कराची में बड़े तीर मार रही है। इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने एक मिसाल दे दी ना पानी की।
इस सिस्टम को, इस शहर कराची को 1200 MGD पानी की जरूरत है, आज से नहीं, पिछले 15-16 सालों से। 15-16 सालों में 15-16 कतरे नहीं दे सकी है इस सिस्टम में पानी। हाँ, जो पानी था उसको हाइड्रेंट बना के चोरी करके मुझे ही वापस बेचा जा रहा है, ये कड़वी हकीकत है। तो इनके कॉलो फेल में तजाद है, ये वो नहीं बताते जो वो एक्चुअली मतलब जो कर रहे होते हैं वो नहीं बता रहे होते। What will be the next step अली? आपने आज जो कुछ किया है इसका फिर आपने क्या फॉलो अप करना है? क्योंकि देखो एक दिन की कहानी हमारे यहाँ होती है ना कि हमने भी आपको बुलाया, आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ लेकर आ गए, बात होगी और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। What will be the next step? I mean, how you people follow this? Well, मैंने आज ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि ये सिर्फ टोकन एहतजाज था। इस मसले को एज पर माई इन्फॉर्मेशन मुझे अभी बताया गया है कि वज़ीर आला सिंध ने जो है उसका नोटिस लिया है, कोई कमेटी की फॉर्मेशन की है, which is good। देखिए जो अच्छा काम होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। नोटिस लिया, इसका मकसद है कि वो देख रहे हैं चीजें। उन्होंने शायद कोट भी किया है ये बात कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के बाद जो है उनको ख्याल आया कि बच्चों के साथ ज्यादती होगी, तो ठीक है, फेयर इनफ। हमने आपको जगह दिया, आप सोते रहते हैं, वो हमें पता है, मगर आप जाग चुके हैं। जो इस्लाहती कमेटी बनी है उसके मैंडेट में ये बात डालें कि बच्चों के साथ जो होने वाली ज्यादती है, जो खुद बच्चे बता रहे हैं, उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, लाखों की तादाद है जनाब इस शहर के मुस्तकबिल के मेहमानों के फ्यूचर का मसला। व्हाट्स योर टेक? आप इसको आगे फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस पे मोस्ट प्रोबेबली हम जो है इस पे कल एक बार विद तमाम टेक्निकल डिटेल्स इस पे हम, मेरे ख्याल से MQM जो है वो इस पे बाकायदा एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इस मसले को हम इस तरह छोड़ नहीं सकते, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, शहर कराची के मुस्तकबिल का मसला है। अली खुर्शीदी, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हमसे बात कर रहे थे। सीखपा अभी भी हैं, तकलीफ में हैं और एहतजाज आज उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर, और कह रहे हैं कि हम इसका फॉलो अप करेंगे। बहरहाल वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरमीडिएट के जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा है। इसके लिए सिंध हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही मिल बैठकर कोई हल तलाश करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हल तलाश करने की कोशिश हो रही है कैदी नंबर 804 की भी, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर नए साल के आगाज़ के साथ ही बल्कि इख्तिताम के वक्त भी हम देख रहे थे कि एक अच्छा शुगुन शुरू हुआ पाकिस्तान की सियासत में। बातचीत का आगाज़ हुआ उस जमात के साथ जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अभी मैं प्रोग्राम से पहले कुछ चीज़ें देख रही थी तो वज़ीर आज़म का जो नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब था, उसमें कुछ नुकात हैं वो मैं चाह रही थी बात करूं, फिर मैं कंटिन्यूएशन में मेहमान से भी बात करूंगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्क करके प्रोपेगेंडा किया जाता है और सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान ना रुका तो तमाम काविशें बर्बाद हो जाएंगी। अब ये वही सारा कुछ हमें पता है, इसका सिनारियो वही है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिजिटल मीडिया की टीम है वो जिस तरह से ट्रोलिंग करती है, जिस तरह से लोगों के मुख्तलिफ किस्म के ज़ाहिर भप्तियाँ उड़ाई जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके हैशटैग्स चलाए जाते हैं, उसका भी एक अपना इम्पैक्ट है। लेकिन एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पूरी तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अपने पंजे तेज़ कर लिए हैं। इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो मुज़ाकराती कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपनी डिमांड्स लेकर बैठी है इस हुकूमत की कमेटी के सामने। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, एनालिसिस क्या देते हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका लोग। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट, और आज के हालात में मेरा ख्याल है अच्छा तज्जिया हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान इस्माइल साहब। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू अगेन। सर, सवाल तो बड़े हैं, दिल तो था कि आप यहाँ हो तो आपके साथ 9:30 के जो चीज़ें हैं मामला उस पर भी बात हो, लेकिन मैं ये कुछ देख रही थी, कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ तो अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन जो सामने आई है उस पर बात हो रही है। लेकिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद रजा साहब ने वो ट्वीट, उन्होंने कहा कि अब हमारे मुस्कुराने का वक्त है। फिर एक प्रोग्राम में उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब हमारे कहके लगाने का वक्त है। सो आपको लग रहा है कि आप भी स्मेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होने की तरफ जा रही हैं? नहीं, अब तो वज़ीर आज़म ने तो डिफाइन कर ही दिया है कि किस तरह एहतजाज करना है, तो बहुत आसान काम हो गया है। अच्छा, हम सारे बैठ के ऊ करते रहे। वो ये कह रहे थे कि ऊ करने का वक्त हमारा नहीं आपका आ गया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बड़ी खुशाइंद है कि अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जो रियल पावर्स हैं, एक्चुअल तो अप्रूवल वहाँ से आनी है, ये तो बेचारे वैसे बैठे हैं बीच में दो बड़ों की लड़ाई में। तो ये
गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि ये मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा आगे ना जा सकें या कामयाब ना हो, और ये तरीके इंसाफ का आर्ट होगा कि वो इस मुज़ाकरात को ब्रेक ना होने दें। क्योंकि देखें ना, वो कल जो आप राना सनाउल्लाह का जिक्र कर रही थी कि वो जो फरमा रहे थे कि जी हम इनसे कहेंगे कि हमें टाइम दे दें, तो वो एक बड़ी मज़े का खेस बात है कि अगर वो तरीके इंसाफ से अपना टर्म पूरा करने के टाइम मांग रहे हैं तो उन्हें ये पता है कि उनके ज़मीन पर उनके पैर नहीं है। वो फॉर्म 47 की पैदावार है हुकूमत, और वो वहाँ पे फॉर्म 47 की बदौलत बैठे हुए हैं। इमरान खान का बाहर आना मतलब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। तो लिहाजा वो तो अटमोस्ट कोशिश उनकी होगी कि ये ना हो काम किसी सूरत। लेट्स सी कि तहरीक इंसाफ वाले कैसे स्किल अपनी दिखाते हैं इस सारे मामले को आगे ले जाने में। हाँ, ये जो राना सनाउल्लाह वाली बात है, ये मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड की थी कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चलने दिया जाए, हमारी भी डिमांड होगी। वेल, इस पर मैं आगे बात करती हूँ। आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी है इमरान इस्माइल साहब। आप समझते हैं कि इस वक्त तक जो मामलात चल रहे हैं हुकूमत और PTI के माबैन, इसमें इमरान खान की रिहाई यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई, उसके बाद बाकी तमाम तो जो लीडरशिप अंदर जेलों में है उनकी रिहाई, और प्लस जुडिशल कमीशन के क़याम का अमल, ये जो नुकात हैं ये काबिल अमल है। हुकूमत इसके ऊपर सोच भी सकती है और उनको ज़ाहिर अमल दरामद करवाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो जो बिग बॉस हैं इस वक्त मुल्क के, वो अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये यहाँ से PTI कितनी रीजनेबल डिमांड्स लेके जा रही है, वो इस वक्त तो लग रहा है कि वो बड़ी रीजनेबल बात कर रहे हैं कि जी वो चाहते हैं कि उनके जो सियासी कैदी हैं वो उनको छोड़ दिया जाए। हाँ। वो चाहते हैं कि, और जो इस वक्त उस तरफ से जो जेस्चर आया है जिसमें उन्होंने 19 लोगों को माफ किया है, हाँ। वो भी एक बड़ा जबरदस्त और सॉफ्ट जेस्चर है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए PTI को। जो PTI की जो ट्रोलिंग है जो पाकिस्तान के बाहर से हो रही है, जो फौज पे तनकीद और गालियों से भरी हुई है, उससे PTI को अपने आप को अलहदा करना होगा, और PTI को एक संजीदा डिस्कशन में आगे जाने के लिए एक संजीदा माहौल बनाना पड़ेगा। और वो माहौल ज़ाहिर है कि इस वक्त कम्प्लीटली PTI के हाथ में है कि वो किस तरह उसका माहौल बनाते हैं। अब तक तो जो चीज़ें हुई हैं उसमें जो PTI की मौजूदा क़यादत है वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है, ना ही उन्होंने कोई पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया है। लेकिन ये पिछले 2 दिन से जो बातचीत हो रही है इसमें कोई बेहतरी नज़र आई है। अच्छा। तो हमारी तो दुआ है कि किसी तरह ये कामयाब हो जाए और मुल्क भी अमन की तरफ जाए, और इमरान खान भी बाहर आए और अपनी नॉर्मल सियासत में हिस्सा लें। तहरीक इंसाफ की कामयाबी है जब इमरान खान बाहर आ जाए। Short of Imran Khan coming out, तहरीक इंसाफ will not exist, doesn't exist, है नहीं। तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान का ही दूसरा नाम है। इमरान साहब, बात आपकी सही है, लेकिन अभी आपने कहा कि वो जो 19 लोग हैं जिनकी ज़ाहिर ट्रायल हुए हैं और फिर फौजी अदालतों से बाकी दीगर लोगों को भी सजाएं हुई हैं, आपके एनालिसिस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सॉफ्ट इमेज गया है, यानी उनकी सजाओं को माफ़ करना, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें तो यही कहा जाता है कि जो लोग 1 साल या 1.5 साल की सजाएं या 2 साल की जिनकी सजाएं हुई हैं उनको एक ड्यू प्रोसेस के तहत गुजारने के बाद मुआफ़ी दी जाती है क्योंकि वो अपना एक टाइम पूरा कर चुके होते हैं। आप क्या ऐसा ख्याल कर रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उभर के आया है? और जो ट्रोलिंग वाली बात की है वो तो आपने इंपॉर्टेंट की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बिग बॉस जिनको आप कह रहे हैं वहां से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आपको दिख रहा है? नहीं, बड़ा फर्क है। देखें, इसको आप नॉर्मल केसेस से ना मिलाएं। अच्छा। आज तक पाकिस्तान में हमने किसी सियासी जमात के इतने तादाद में कारकुनों का फौजी ट्रायल होते हुए नहीं देखा। मैंने तो आई एम नॉट विटनेस टू इट। ठीक है। और इस वक्त जो मूड था वो बड़ा ही जारहाना मूड था, और ये नजर आ रहा था कि जी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको सजा मिलेगी, सारा कुछ होगा। तो वो उसके बाद उस तरह मामला जा रहा था, और फिर एकदम से जो ये रियायत दी गई है, या रियायत कहना चाहिए कि नहीं, बट जो इसमें उन लोगों को एक नरमी का अंसर दिखाया गया जिनको सजाएं माफ की हैं, तो उससे PTI में कॉन्फिडेंस बड़ा होगा इस टॉक्स के सीरियसनेस के हिसाब से कि हाँ कोई मामला सीरियसनेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि इमरान खान की तो मुसलसल यही बात है ना कि जी आप मेरे जो सियासी कैदी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको पहले छोड़ें। तो ये 19 वर्कर्स को रिलीज ही किया गया है, तो मैं उसका भी कोई लीगल तरीकाकार ही होगा। जी जी। तो वो मैं समझता हूँ कि इस जो टॉक्स हो रही है ना, हाँ जी। इसमें वो PTI विल बी मोर सीरियस कि हाँ इस बार कुछ बेहतरी की तरफ मामला जा रहा है।
ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अगर मैं इसको जरा सा सवाल तब्दील करके आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त जो ज़ाहिर है गौहर अयूब साहब हैं और बाकी सारे लोग जो हैं जो बात कर रहे हैं, हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, आपको लग रहा है कि ये वो डिमांड्स हैं जो चेयरमैन या बानी की हैं, यानी तहरीक इंसाफ की, यानी आपसी जो मैं कह सकती हूँ जो कम्युनिकेशन हो रही है बानी तहरीक के जो भी उनके एजेंडाज हैं वो सही हो रही है? आपको लगता है क़यादत जो है ये प्रॉपर वही बात कर रही है जो बानी की अपनी डिमांड्स हैं, या बीच में कोई और मामला है जो आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ें फुलफिल ना हो उस तरह से जैसे खुद बानी चाहते हैं? सना, बड़ा अच्छा होता है कि नेगोशिएशंस डायरेक्ट होते। अच्छा। और ये बीच में जो लोग बैठे हैं यानी हुकूमत, इनके बजाय डायरेक्ट वहाँ पे नेगोशिएशंस हो जाते। अच्छा। लेकिन साथ साथ हमें हमेशा इस बात का भी हामी रहा हूँ कि सियासी जमातों को एक दूसरे से इंगेज रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये शायद पीटीआई की गलती थी कि उन्होंने कभी भी सियासी जमातों के साथ एंगेजमेंट नहीं रखी, खासतौर से पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ, और बल्कि मौलाना फजल रहमान की जमात से भी एक तरह की दुश्मनी ले रखी थी, मोल रखी थी। तो अब जाके सॉफ्ट कॉर्नर्स पैदा हुए दोनों तरफ। सही बात है। और वो भी अभी आज इतना ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन अगर डायरेक्ट बातचीत पहले भी हो रही होती इन लोगों के आपस में तो शायद मामला कुछ इससे बेहतर ही मामला होते। सियासी कुव्वतों को साथ मिलकर बैठ के अपने सियासी मुस्तकबिल का, डेमोक्रेसी का और चीज़ों के फैसले करने होंगे, और जब तक ये नहीं सीखेंगे इसी तरह से नुकसान उठाते रहेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर बात हो रही होती तो शायद ज़्यादा बेहतर मामला होते। ले लेते हैं इमरान इस्माइल साहब, और जब वापस आते हैं तो आपसे ये सवाल पूछना शायद ज़रूरी है कि अगर ये विन विन पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड्स की लेकर निकलती है तो फिर हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा? जो हुकूमत जो इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और उसकी डायरेक्शंस भी क्लियर नज़र आ रही हैं, तो फिर ये हुकूमत कैसे चलेगी, कितना चलेगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि हमारी भी डिमांड है कि फिर अगर ये बाहर आते हैं, इनको रिलीज़ किया जाता है तो फिर हुकूमत को चलने भी दिया जाए, ये ना हो कि मजीद एजिटेशन की जाए। इस ब्रेक के बाद सवाल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि जो सूरत हाल अब सामने आई है, यानी सियासत की बिसात पर जो चालें चलने का वक्त शुरू हुआ है, अपोजिशन भी अपनी चालें चल रही है, हुकूमत भी चल रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर बात हो रही है। इमरान इस्माइल साहब अगैन थैंक यू सर। ये फरमाएं सर कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की अपनी कुछ, जैसे मैंने कहा कि डिमांड है, और अगर वो सामने आ जाती हैं और वो पूरी हो जाती हैं, एक जानिब आपने खुद भी बयान कर दिया वो राना सनाउल्लाह साहब वाला बयान, इस कॉम्पोजिशन में जबकि एक तरफ डायलॉग हो रहा हो, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही हो कि हम इन सारी डिमांड्स पर बैठकर बात करेंगे, उन डिमांड्स के पूरा ना होने की तो अभी बात नहीं करते, लेकिन चलें अगर पूरा हो जाते हैं तो फिर तो ये होगा कि बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाएंगे, फिर ये हुकूमत क्या करेगी? ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होगा? ये तो बिल्कुल साफ बात है ना कि पीटीआई यानी इमरान खान बाहर आएंगे। मैं पीटीआई की जगह इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि जब वो बाहर आएंगे तो उसके बाद इस हुकूमत का ज्यादा चलना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि रियल जो स्ट्रीट पावर है या अवामी ताकत जो है वो इमरान खान के साथ है, नवाज शरीफ के साथ नहीं है या जरदारी के साथ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह वाजे है। अच्छा। अब पीटीआई की लीडरशिप पर मुनसर है कि वो इस मौके का कितना भरपूर फायदा उठाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लीडरशिप पीटीआई को इस वक्त मिलनी चाहिए थी फ्रंट फुट वाली, वो अब तक मैसर नहीं है, लेकिन अच्छा। शायद आगे चल के बेहतर हो जाए। पिछले अगेन आपसे कहूँगा 2-3 दिन से मामला बेहतर लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेहतर लग रही है। हाँ, लेकिन इमरान इस्माइल साहब आप जब ये बात कह रहे हैं लीडरशिप आपको दिखाई नहीं दे रही थी, बहरहाल 2 दिन तक आप 2 दिन से आप कह रहे हैं क्रेडिट दे रहे हैं आपके वो काम कर रहे हैं, कि कौन सी लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं? किन लोगों को सामने आना चाहिए? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो आप ही जैसे लोग थे, अब वो नहीं है, लेकिन अब आप किन की बात कर रहे हैं? कौन लोग फोर फ्रंट पे आके खेले? नहीं, ये क़यादत तो बस हमें है ना, ये बेचारी क्या क़यादत है। मैं तो खैर ये मैं ये नहीं कह रहा था कि दूसरे चेहरे आने चाहिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि
यही लोग जो पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज फर्क थी, थोड़ी एक डरी हुई, एक सहमी हुई बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें थोड़ा फर्क आया है और उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो हो सकता है आगे चल के और बेहतर हो जाए। बाकी मेरा जो इशारा था वो तो ये शाह महमूद कुरैशी या बेगम यास्मीन राशिद या उमर सरफराज चीमा या चौधरी इजाज, ऐसे लोग जो सारे जेल में हैं, जब ये बाहर आएंगे तो ये रियल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकेंगे फ्रॉम द फ्रंट। बाकी तो लीडरशिप तो पीटीआई की बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी है, रिचर्ड गैनल भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है जब अभी हम आपने ये नाम ले ही लिया तो चले फिर अब इंटरनेशनल सिनारियो में ही बात कर लेते हैं। 20 जनवरी ओथ टेकिंग सेरेमनी अमेरिका के सदर की होने वाली है, लेकिन शादियाने पाकिस्तान में बज रहे हैं। कुछ लोगों को, आपकी साबका जमात ही कह सकती हूँ मैं फिलहाल, उसको कभी इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और उसके बाद अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा और सीना चौड़ा करके बानी तहरीक जो है वो बाहर निकल आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि इस सवाल के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ लें कि कल ही एक बयान बानी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया। वो ये कहते हैं कि हमारे दाखिली मामलात में बैरूनी जो हाथ है या मामलात हैं उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये क़यादत जो सोच रही है ट्रंप के ज़ाहिर ओवर टेकिंग के बाद सिचुएशन को देखने का, उधर बानी कुछ और कह रहे हैं, ये आपस में तजाद नहीं है इमरान इस्माइल साहब? तो ये बिल्कुल वही बात है जो इमरान खान एहतजाज कर रहे थे कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। बाइडेन की तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ। और अब वो अगर ट्रंप की तरफ देखेंगे, हमें बहाल भी ट्रंप कराएगा, तो ये तो उनकी अपनी बात में तजाद होगा कि जी वो बैरूनी मुदाखलत चाहते हैं या नहीं चाहते, या अपने फेवर में हो तो ठीक है या दूसरे के फेवर में हो तो ख़राब है, या किस तरह। ठीक है। तो ये तो इमरान खान कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुदाखलत हो। और मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ट्रंप की मुदाखलत की वजह से इमरान खान बाहर आए तो उनकी जो इतनी मेहनत और जिद्दोजहद है वो रायगा जाएगी। फिर तो ये साफ बात आया होगी कि जी ये तो ट्रंप की मुदाखलत की वजह से सारा काम हो रहा है। इमरान खान अपनी जंग, अदालती जंग, अवामी जंग वो लड़ना चाहते हैं, वो अपने केसेस का सामना करना चाहते हैं और वो बाइज्जत तौर से अदालतों से बरी होना चाहते हैं। ये जो मैं समझ सका हूँ। अब अगर वहाँ कुछ और चल रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ वो ट्रंप पे काउंट नहीं कर रहे होंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कि आपने वक्त दिया। इमरान इस्माइल से आपने सुना जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके नताइज क्या होंगे, लेकिन बहरहाल शुरुआत अच्छी है। दोनों फरीकैन बैठे हैं और कम अज़ कम बातचीत का आगाज़ हुआ है। अब कौन किसकी कितनी बात मानता है ये भी पता चल जाएगा और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें शायद आपको और भी क्लियर होंगी। लेकिन कल तक के लिए सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।